हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे अगस्त मंथ का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट वीक अगस्त का सेकंड वीक कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और इंडियन हिस्ट्री में वैदिक काल स्टार्ट हो चुका है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो आज समझते हैं इसकी पहली न्यूज़ क्या है। थर्ड वीक अगस्त का जो करंट अफेयर उसमें समझते हैं। देखो, बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो वो कौन थे? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की थी। तो याद रखना। ठीक है, किसके ये संस्थापक थे? तो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक नाम याद रखना। ठीक, इनको 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है, ठीक, भारत रत्न पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण और तीसरे पे आता है पद्म भूषण, जो इनको मिला हुआ है 1991 में। ठीक है, आगे देखो, वह भारतीय रेलवे की स्वच्छ मिशन, ठीक है, जो भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ मिशन चलाया गया था रेल के लिए, स्वच्छ रेल मिशन, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी थे। ठीक, आगे देखो, इनकी बुक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, बुक से क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है तो क्वेश्चन बन जाएगा इनकी बुक से। तो इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द रोड टू फ्रीडम। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, द रोड टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो बिंदेश्वर पाठक की। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हुआ है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो द रोड टू फ्रीडम। ठीक, तो ये नाम याद रखना, पुस्तक का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, आगे देखो, आगे G20 फिल्म महोत्सव 16 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। ठीक, तो अलग अलग आयोजन, अलग अलग महोत्सव आयोजित हो रहे हैं अलग अलग शहरों में। ठीक है, तो जो इंपोर्टेंट होते हैं मैं इनको बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो करंट अफेयर्स में, ठीक है, जून में भी आया था एक, तो मैंने बता दिया था कौन सी जगह पर कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही G20 जो फिल्म महोत्सव है वो कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में। याद रखना, क्वेश्चन सीधा बन जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत सत्यजीत रे की फिल्म है पाथेर पांचाली। ठीक है, नाम याद रहा है। इसकी स्क्रीनिंग की गई, मतलब इसको दिखाया गया है। ठीक है, जहां पर ये महोत्सव हुआ है तो उसमें कौन सी फिल्म चलाई गई? तो पाथेर पांचाली। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G20 फिल्म महोत्सव जो दिल्ली में हुआ उसकी, उसमें कौन सी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी? तो पाथेर पांचाली नाम याद रखना इस फिल्म का। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, आगे देखो, इसका उद्देश्य क्या है? इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य है कि सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देश, जो देश आए हुए हैं, ठीक है, G20 के जो सदस्य हैं, उनके बीच मौजूद जीवंत साझेदारी को प्रदर्शित करना। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सब चीजें तो अपन को इतना फिलहाल याद भी नहीं रखना। ठीक है, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, अभिनेता विक्टर बैनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, इसका फिल्म महोत्सव का। ठीक है, और यह फिल्म महोत्सव कब से कब तक है? 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 2 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? अभिनेता थे विक्टर बैनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत। ठीक है, अब शेरपा शब्द आया, तो शेरपा शब्द आया तो इसको समझते हैं क्या होता है शेरपा। ठीक है, शेरपा वो होते हैं, जैसे G20 है और G8 सदस्य, लेकिन अब उसे G7 के नाम से जाना जाता है। ठीक, G8 कंट्री का जो सदस्य था उसमें से रूस को हटा दिया गया था, G7 और G20। तो इसमें जो सरकार की तरफ से लीड करता है, यानी कि सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, सरकार जिसको अपना प्रतिनिधित्व भेजती है, मतलब, ठीक है, जिसको लीड करने के लिए भेजती है, उसे बोलते हैं शेरपा। ठीक है, तो सरकार की तरफ से कौन है अभी G20 के? वो है अमिताभ कांत। क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, जो पिछली बार हुआ था उसके शेरपा थे पीयूष गोयल। ठीक है, लेकिन अभी करंट में चल रहा है तो अपन को याद रखना, अमिताभ कांत शेरपा है G20 के, ये लीड कर रहे हैं भारत की तरफ से। ठीक है, तो याद रखना, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, तो शेरपा शब्द आया कहाँ से? शेरपा शब्द नेपाल से आया। ठीक है, नेपाल में शेरपा शब्द यूज किया जाता है। जैसे पर्वतारोही होते हैं, पर्वत में चढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, उनको लीड करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं शेरपा। उसी से यहाँ पे लीड करने के लिए जो भारत सरकार को लीड कर रहा है, ठीक है, तो वो है अमिताभ कांत। याद रखना, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, याद। और पाथेर पांचाली फिल्म के बारे में
थोड़ा सा ये 1955 में भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है। ठीक है, ये कहाँ से बनाई गई, किससे इंस्पायर होकर बनाई गई, तो ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1939 नहीं सॉरी 29, तो 1929 के बंगाली उपन्यास का एक रूपांतरण है। ठीक है, यानी कि उनका उपन्यास था विभूति भूषण बंदोपाध्याय का, उन्हीं के आधार पर उनके बंगाली उपन्यास को फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया 1955 में। ठीक, तो अपन को याद क्या क्या रखना है, ये कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में फिल्म महोत्सव हुआ G20 का। फिल्म कौन सी स्क्रीनिंग की गई, फिल्म को कौन सी दिखाया गया फिल्म को, तो वो थी पाथेर पांचाली। ठीक, ये दो चीजें याद रखना, और शेरपा तो याद रखना ही है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो कौन है, अमिताभ कांत, जो कि CEO रह चुके किसके, नीति आयोग के। ठीक है, आगे देखो केंद्रीय कैबिनेट ने PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। ठीक है, एक नई योजना आ रही है PM विश्वकर्मा योजना, 15 अगस्त को मोदी जी ने इसके बारे में बताया। ठीक है, इसके बारे में बताया कि PM विश्वकर्मा योजना आएगी। तो ठीक है, ये योजना, एक और योजना आई है, वो भी आ गया तो मैं बता दूंगा। ठीक, तो इसके बारे में समझते क्या है PM विश्वकर्मा योजना। यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, जो भारत के ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, जो लोकल एरिया के लोग हैं, ठीक है, शहर के लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग करते हैं, छोटे छोटे चीजें बनाते हैं, जैसे बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, ठीक है, मोची है, ठीक, और लोहार है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें बनाते हैं। ठीक है, उनका व्यापार करते हैं लोकल एरिया में। ठीक, वो चीज, उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, जो पारंपरिक तरीके से चली आ रही है, अभी की नहीं है ये। ठीक है, ये लोहार, ठीक है, मोची, ये सब चीजें ये अभी के लोग नहीं है, ये पारंपरिक है, मतलब बहुत पुराने। ठीक है, चाहे वो प्राचीन इतिहास रहा हो, ठीक है, मौर्य काल से लेकर भले ही मुगल आए हों, भारी आक्रमण हुए, अंग्रेज आए हों, लेकिन इन लोगों ने अपना काम किया है, ये पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक काम कर रहे हैं और अभी भी मिल जाएगा। ठीक है, उन्हीं लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनके कार्य को और अच्छा बनाने के लिए, उनकी गुणवत्ता को और अच्छा बनाने के लिए PM विश्वकर्मा योजना लाई गई है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, इसका 5 वर्षों यानी कि वित्त वर्ष जो 2023-24 चल रहा है, वहां से लेकर 2027-28 तक, ठीक है, यानी 5 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रव्यय किया गया है, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए 5 सालों में इस योजना में लगाए जाए। ठीक है, फिर आगे जब 27-28 के बाद आगे जो आएगा 28-29 वित्तीय वर्ष, उसके बाद और रुपए बढ़ाए जाए, तो याद रखना अभी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना। ठीक है, मैंने बताया था, यानी कि जो इनका चला आ रहा है, ठीक है, ये छोटी चीज बनाते हैं, उनके कौशल और उनके परिवार पर आधारित अभ्यास को मजबूत करना, उनको पोषित करना, उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य और भी क्या, कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार भी करना इस योजना के तहत। ठीक है, उनको रुपये प्रदान किए जाएंगे, उससे क्या वो नई नई चीज़ों को उसमें डिजाइन देंगे या फिर कुछ भी करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से और बनाएंगे। अगर उनके रुपए की कमी के कारण वो उन चीज़ों को धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ठीक है, लेकिन इसी योजना का यही उद्देश्य है कि उनकी उससे क्या और अच्छी क्वालिटी हो, जो वो चीज़ें बना रहे हैं क्वालिटी में और अच्छा सुधार कर सके। ठीक है, ये सब चीज़ें, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो। ठीक है, मतलब कि चीज़ों में अगर गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो घरेलू व्यापार तो और अच्छा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में वैश्विक व्यापार भी कर सकेंगे। ठीक है, इनकी चीज़ें विश्व में भी निर्यात की जा सकेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इनसे बढ़ावा मिलेगा इस योजना से। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे क्या है, इस योजना के तहत सबसे पहले 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया है। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि PM जो विश्वकर्मा योजना है उसमें कितने व्यवसायों को शामिल किया गया है, तो ये क्वेश्चन याद रखना 18। ठीक है, ठीक, अभी फिलहाल कितने रखे गए हैं व्यवसाय, 18 याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे बढ़ई है मैंने बताया, ठीक है, नाव निर्माता है, ठीक है, छोटे छोटे जो नाव रहते हैं नदियों के पास, ठीक, वो अस्त्र बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाला, ठीक है, कुम्हार, ये सब मटके बना, ठीक है, नाई है, धोबी है, इन सब लोगों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब की जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और जो चीज़ें बनाते हैं उसमें गुणवत्ता और बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं, ये लोग बनाते आ रहे हैं। ठीक है, उसको बनाए रखना, इस चीज़ों को बनाए रखना। ठीक है, भले ही आज की दुनिया, आज का युग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है,
लेकिन फिर भी इन चीज़ों को बनाए रखना है क्योंकि ये पारंपरिक तरीके से बनती हैं, ठीक है, और अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए इस योजना को लाया गया है, याद रखना। दर्जी है, ठीक है, ये सब लोग। आगे देखो, सरकार ने 169 शहरों में पर्यावरण अनुकूलन, ठीक है, पीएम ई बस योजना, ठीक, ये भी एक योजना है, ठीक है, जो 15 अगस्त को बताई मोदी जी ने इसके बारे में, ठीक, तो ये भी याद रखना। पीएम ई बस योजना को मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, इसमें पब्लिक यानी गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप रहेगी और प्राइवेट कंपनी की भी पार्टनरशिप रहेगी, इसे बोलते हैं पीपीपी मॉडल, ठीक है। मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना लाई गई है जिसे पीएम ई बस योजना बोलते हैं, उसको मंजूरी दी गई, याद रखना। इसके माध्यम से ये डेटा याद रखना कि 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी, फिलहाल कितनी, 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि पीएम बस सेवा ये योजना, इसमें फिलहाल कितनी बसें चलाई जाएंगी, कितनी बसें चलाने का आयोजन किया गया है, तो वो है 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें। ये डेटा याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यह योजना 10 वर्षों तक बस का संचालन का समर्थन करेगी, ठीक है, 10 साल तक तो ये चलेगी, फिर उसके बाद इसमें देखा जाएगा क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चीज़, फिर आगे उसके हिसाब से अलग नीति बनेगी, ठीक, तो याद रखना। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि यह योजना जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, जो पीएम ई बस सेवा योजना है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लाख लोगों की अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 लाख या फिर उससे अधिक वाले जो आबादी वाले शहर हैं या नगर हैं उनको यह कवर करेगी योजना, ये याद रखना, ठीक है। तो 2 योजना होंगी इंपोर्टेंट है। आगे देखो, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1, ठीक है, प्रक्षेपण के लिए तैयार है, ठीक है, उड़ान भरने के लिए तैयार है, ठीक। तो ये भारत का पहला है, और इससे पहले अमेरिका, बस अमेरिका का पार्कर सोलर मिशन बोल सकते हो उसे, बस वही गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए, और इससे पहले कोई भी देश नहीं गया। जो अपना सेकंड देश बन जाएगा इंडिया, जिसे सितंबर 2023 में प्रक्षेपण करने की बात करी जा रही है, ठीक है, जो 2023 में प्रक्षेपण हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखना, आदित्य L1 क्वेश्चन बन जाए कि आदित्य L1 क्या है, ठीक है। तो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, याद रखना। यह उपग्रह सौर वातावरण और चुंबकीय तूफान जो वहां पर आते रहते हैं सूर्य के पास, सूर्य पर, ठीक है, पृथ्वी के पर्यावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, जो चुंबकीय तूफान आते रहते हैं उसका पृथ्वी के पर्यावरण पर जो इफेक्ट पड़ता है उसका अध्ययन करने के लिए ये 3 उपकरण ले जाएगा, ठीक है। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु पर खोखली कक्षा में भेजा जाएगा, ठीक। अब L1 बिंदु क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा, कब समझाऊंगा, इसके लिए आज या कल में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा पूरा आदित्य L1 पर, ठीक है, उसमें ये सब चीजें बता दूंगा, L1 बिंदु क्या है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक। आगे देखो, फिलहाल अभी इतना याद रखना कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, आदित्य L1, ठीक। ये क्या क्या करेगा, किसकी चीज की, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य है यानी कि इसका उद्देश्य 24 घंटे सूर्य की इमेजिंग करना यानी कि उसकी पिक्चर कैप्चर करना। इसके अलावा सौर कोरोना, ठीक है, और सौर उत्सर्जन से सौर हवाओं और ज्वालाओं के कोरोनल माइस इंजेक्शन का अध्ययन करना, ये सब इसके हैं, ठीक है, अध्ययन करना ये इसके उद्देश्य है। अंतरिक्षयान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे ऊपरी परतों यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज अपन समझाएंगे, जिसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो अभी फिलहाल अपन को इतना याद रखना, एक किसका अध्ययन है, सूर्य का अध्ययन है, ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है आदित्य L1, ठीक है। आगे देखो, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ठीक है, डाकघर भवन का निर्माण कहां पर हुआ है, बेंगलोर में, याद रखना, ठीक है। तो भारत का पहला है कौन सा, 3D प्रिंटेड डाकघर है, ठीक है, पहला डाकघर है, लेकिन 3D प्रिंटेड भवन पहला नहीं है, इससे पहले ही बन चुके हैं, वो नीचे भी समझाएंगे, ठीक है, लेकिन ये डाकघर पहला है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। कहां पर खोला गया, बेंगलोर, ठीक। 18 अगस्त को भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलोर में किया, ठीक। तो बेंगलोर में ये बना है 3D प्रिंटेड डाकघर, ठीक। संरचनाओं की 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के लिए लार्सन एंड
ट्रुब्बो लिमिटेड और आईआईटी मद्रास के साथ इस भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये अपन को इतना ज़्यादा याद नहीं रखना। आगे देखो, 3D मुद्रित इमारतें कम महंगी होती हैं और इनका निर्माण जो सामग्री है वो बर्बादी भी कम करता है, निर्माण सामग्री की बर्बादी भी कम करता है। जो 3D प्रिंटेड इमारतें होती हैं यह पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं 3D प्रिंटेड, इसीलिए इनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब ये पहला नहीं है भवन, लगभग 2 साल पहले, ठीक है, निर्मला सीतारमण ने आईआईटी मद्रास परिसर में भी एक 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था। ठीक है, इससे पहले, लेकिन वो 3D प्रिंटेड घर था आईआईटी मद्रास के परिसर में। ठीक है, लेकिन जो अपना ये क्या है, ये डाकघर, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा दिसंबर 2022 में भारतीय सेना के द्वारा अहमदाबाद कैंट में भी, ठीक है, एक 2 मंजिला 3D मुद्रित आवास इकाई का भी उद्घाटन किया गया, मतलब आवास इकाई बनाई गई थी भारतीय सेना के द्वारा अहमदाबाद कैंट में। ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन अपन को क्या है, भारत के पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर खोला गया, तो बेंगलोर में, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ पार हो गई है। ठीक है, जो जनधन खाते हैं उनमें 50 करोड़ लोगों को खाते खुल चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा, उसका आंकड़ा पार कर चुके 50 करोड़ लोगों का। ठीक है, तो ये करंट में है जनधन योजना, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कुल जो 50 करोड़ खाते हैं उनमें से क्या है, 56% तो महिलाओं के ही खाते हैं, लगभग 27-28%। ठीक है, मतलब 27-28 करोड़ जो हैं उसमें महिलाएं ही हैं। ठीक है, यानी 56% महिलाएं, बाकी हैं वो पुरुषों के। ठीक, और जो 50 करोड़ में से हैं उनमें 67% जो खाते हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ही खुले गए, मतलब 67 से 70% जो खाते हैं वो ग्रामीण लोगों के ही है, यानी कि या फिर अर्ध शहरी लोगों के। शहर के लोग मात्र इसमें 30-32% ही। ठीक है, और योजना लाई भी गई थी उन्हीं के लिए, गाँव वालों के, क्योंकि उनके खाते नहीं खुले थे। ठीक है, उन तक पहुंच नहीं थी बैंकों की। ठीक है, तो उसके लिए योजना को लाया गया था 2014 में। ठीक है, तो समझते हैं, इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। तो याद रखना, ये डेट अब पूछी जाएगी क्योंकि करंट में है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, अगर डेट याद नहीं तो अगस्त 2014 याद रखना। ठीक है, एनडीए की सरकार आई थी जब 2014 में, तो उन्होंने कुछ ही महीने बाद, 2-3 महीने बाद इसको लॉन्च किया था। ठीक, याद रखना, इसे लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए वो लॉन्च किया गया। ठीक, गांव लेवल पर हर किसी के पास खाते नहीं थे। ठीक है, अगर खाते खुलवाने भी जाते तो बहुत सी बैंक ऐसी थी जिसमें 1000 रुपये मिनिमम मांगते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, लेकिन इसमें 0 अकाउंट बैलेंस है ये। ठीक, और इसके बंद होने के बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है, बाकी जो बैंक होंगे उनके बैंक में बैलेंस नहीं हो या फिर कम हो तो वो बंद करने का या फिर रुपये काटने लगते, ये सब चीज़ें होती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जनधन खाते में। ठीक, तो ये याद रखना, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए है, जो गांव के लोगों के पास नहीं था खाता। ठीक है, अब ये खुलवा क्यों गए थे, इसका उद्देश्य भी ये था, जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना आती है, सब्सिडी मिलती है, फिर कोई योजना चल रही है, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना है, ठीक है, और पीएम किसान योजना है, ये सब योजना चल रही है, फिर जैसे सिलेंडर की सब्सिडी आती, तो वो क्या है, किसी के जरिए ना होते हुए पहले से अकाउंट खोल रखे हैं जनधन के द्वारा, तो वो सीधे अकाउंट में ही पैसा जाएगा जनधन। ठीक है, इसीलिए इसको खोला गया था। ठीक है ना, बीच में कोई ना बैंक ना कोई व्यक्ति कोई से नहीं, सीधे डायरेक्ट, ठीक है, डीबीटी जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो किया जाता है। ठीक, इसीलिए जनधन खातों को खोला गया, जो आज सफल हो रही है। ठीक है, तो याद रखना 2018 से इसी योजना में बीमा का भी वो कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो आगे देखो, सिडनी में फीफा महिला विश्व कप, स्पेन इंग्लैंड ने, ठीक है, स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। ठीक है, तो ये कौन सा है, फीफा महिला विश्व कप है। ठीक है, पुरुषों का हुआ था 2022 में। ठीक, तो ये कौन सा है, फीफा महिला विश्व कप। ठीक, कौन जीता इसमें, स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा के, याद रखना। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है समझते हैं। स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाली दूसरी टीम या दूसरा देश बन गया है। यानी कि जर्मनी पहला ऐसा देश था जिसने पुरुष फीफा विश्व कप भी जीता था और महिला विश्व कप भी जीता था फीफा का, लेकिन अब स्पेन भी आ गया है। स्पेन ने भी फीफा में महिलाओं ने भी जीता है और पुरुषों ने भी जीता है, तो ये दूसरा देश बन गया है स्पेन। ठीक है, याद रखना। और स्पेन की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसका अन्य नाम है ला रोजा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये करंट में स्पेन ने फीफा जीता महिला विश्व कप वाला, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, ला रोजा, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि स्पेन की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसका अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम है ला रोजा, ये याद रखना।
ठीक है। और ये 20 जुलाई से 20 अगस्त तक संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, 2 देशों में यह संपन्न हुआ है। ठीक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट और बन जाता है, यह पहला फीफा महिला विश्व कप है जिसकी मेजबानी एक से अधिक देश कर रहे हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक से अधिक देश कौन से? एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, इसलिए याद रखना। ठीक, और कहाँ पर हुआ था फाइनल? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ था। ठीक है, और स्पेन की टीम जीती है तो उनके कैप्टन का नाम याद रखना। ठीक है, जो उनकी कप्तान है वो है ओल्गा कार्मोना, याद रखना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ओल्गा कार्मोना स्पेन महिला विश्व कप जो महिला टीम है इनकी फुटबॉल की, स्पेन की, उनकी कैप्टन है ओल्गा कार्मोना, याद रखना। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या है? रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान जो है चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रूस का चंद्रमा मिशन फेल हो गया। ठीक है, तो याद रखना लूना 25। ठीक है, ये करंट में मैंने पिछले साल वीडियो में बताया भी था। तो लूना 25 ये किसका मिशन था? रूस का। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हाल ही में 20 अगस्त को क्या करना था? लैंडिंग करना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन लैंड करने से पहले ही इसका संपर्क टूट गया और यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है जी, अपना भी चंद्रयान 2 हुआ था 2019 में, ऐसे ही ये विफल हो गया। ठीक है, तो लैंडिंग की तैयारी में महत्वपूर्ण स्थान बदलने से अभ्यास के तुरंत बाद लूना 25 अंतरिक्ष दुर्घटना हो गया। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो याद रखना रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, नाम याद रखना, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। ठीक है, ये नाम याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से करंट में है तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 19 अगस्त को इसकी प्री लैंडिंग, मतलब लैंडिंग कराने से पहले उसको गति देना। ठीक है, उसकी गति को कम करना, एडजस्ट करना। तो अंडाकार का अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बना रहे थे अंडाकार, इसको आवेग जारी करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले ये क्या हो गया? क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना लूना 25 रूस का है, याद रखना। इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, ये भी याद रखना। ठीक है, ये कहाँ जा रहा था? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जा रहा था। 10 या 11 अगस्त के समथिंग इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, लूना 25 को 20 अगस्त तक ये क्या कर रहा है? पहुंचने वाला था। ठीक, यानी कि 10 दिन के अंदर अपना हुआ था चंद्रयान 3 14 जुलाई को। तो वो 23 अगस्त को लॉन्च वो लैंडिंग करेगा कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, लगभग शाम को 6 बजे के समथिंग। ठीक, तो वो भी दक्षिणी ध्रुव पर गया है और अपना भी चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर गया है। ठीक है, तो इसके क्या है? असफल हो जाने से रूस के अब पूरे देश की जो नजरें हैं, पूरे विश्व की नजरें हैं, ठीक है, वो चंद्रयान 3 पर है। ठीक, और आशा है और चांस भी है पूरे पूरे कि ये सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3। ठीक है, इसमें जो कमियां थी चंद्रयान 2 में, वो कमियों को पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया है और अच्छी तरीके से इसको लैंडिंग कराना है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान के। ठीक है, और पूरे पूरे चांस हैं जब ये लैंड हो जाएगा अपन इस पर फिर से वीडियो बना के इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक, और ये पहला देश बन जाएगा भारत। ठीक, कोई देश नहीं हुआ। चंद्रमा पे तो गए हैं 3 देश गए हैं, अमेरिका गया, रूस गया, चाइना गया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो देश होगा वो इंडिया होगा। ठीक है, याद रखना है। लूना 25 जा रहा था, कोशिश की थी, लेकिन क्रैश हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया 3rd वीक का करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद।